नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मौर्य प्रशासन के विषय में जानेंगे। दरअसल यह प्रश्न बराबर आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम जानते हैं कि इस मौर्य वंश में कई महान शासक जन्म लिए जिन्होंने इस शासन व्यवस्था को काफ़ी विस्तृत किया और एक ऐसी शासन व्यवस्था को स्थापित किया जो कालजयी रूप में स्थापित रहेगी। आज भी उसका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी। तो मौर्य शासकों ने सिर्फ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी, बल्कि इसे अस्थायित्व प्रदान करने के लिए एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था भी कायम किया। मौर्य शासन व्यवस्था का उद्देश्य राज्य को अस्थायित्व प्रदान करना, अधिक से अधिक कर वसूलना एवं लोक कल्याणकारी कार्य करना था। मौर्य शासन व्यवस्था की व्याख्या संक्षेप में इस प्रकार की जा सकती है। एक बात बता दें कि इस आप चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था को देख लीजिए या सम्राट अशोक के, कहा जाता है कि वो किसी भी स्थिति में हो, अगर किसी भी व्यक्ति को तकलीफ हो तो वो डायरेक्ट उनसे जाकर के संपर्क कर सकते थे। इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था उनके यहाँ थी। पहला पॉइंट है इसका सम्राट। तो मौर्य शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु सम्राट ही होता था, किंतु वह निरंकुश शासक के रूप में कार्य नहीं करता था। उसे प्रजा की इच्छा का सदैव ध्यान रखना पड़ता था। विलासी और अयोग्य राजा को राजा पदच्युत भी कर सकते थे। जैसा कि हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने कई सारे कल्याणकारी कार्य किए थे। उन्होंने पशुओं के बलि पर आपका बहुत हद तक रोक लगवाई थी। सड़क मार्गों पर कई सारे पेड़ लगवाए थे। जल की व्यवस्था की थी। मतलब कहें तो अपनी प्रजा के लिए वो सदैव खड़े रहते थे। नेक्स्ट है इसका मंत्री परिषद। राजा को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद भी थी। इनकी संख्या 12 से 15 तक होती थी। इन्हें वेतन, नगद वेतन के रूप में 12,000 पण वार्षिक वेतन के रूप में मिलता था। पण जो था वो सिक्का था। और राज्य के महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्यों में परामर्श के लिए सम्राट इनकी बैठक बुलाता था और सामान्यतः राजा इनके परामर्श के अनुरूप ही काम करते थे। नेक्स्ट है पदाधिकारी। दरअसल शासन व्यवस्था के कई सारे विभाग होते थे और उन विभागों में कई सारे पदाधिकारियों की आवश्यकता होती थी और उन्हें चलाने के लिए उनके कई सहयोगियों की भी आवश्यकता होती थी। इस तरह उन्होंने शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिसमें समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, दुर्गपाल, व्यवहारिक, प्रदेष्टा, व्यवहारिक आदि महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में भी जो राजा होते थे वो सर्वोच्च अधिकारी होते थे। अंतिम निर्णय लेने के अधिकारी भी वही रहते थे। किसी भी मामले में अंतिम अपील राजा के पास होती थी। ग्राम में न्याय का कार्य ग्राम पंचायत करती थी। न्याय के लिए 2 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए थे। एक को बोला जाता था धर्म स्थनीय न्यायालय और दूसरा को कंटक शोधन न्यायालय। दंड व्यवस्था कठोर थी। जुर्माने से लेकर प्राण दंड तक की व्यवस्था थी इसमें। अब भारी जुर्म करने पर प्राण दंड भी लिया जाता था। अगला है कि किसी भी देश का, समाज का मतलब किसी भी देश की जो शक्ति होती है वो सेना होती है। तो इस तरह से मौर्य शासकों ने भी सैन्य शक्ति के ऊपर विशेष बल दिया था और हम देखते हैं कि इसी सेना की शक्ति के बल पर ही चाहे सम्राट अशोक हो या फिर चंद्रगुप्त मौर्य हो, अपनी शक्ति को विस्तार करते हुए भारत का जो क्षेत्रीय विस्तार था वो अफगानिस्तान तक चला गया था और सेना के बल पर ही उन्होंने इस साम्राज्य को एक अस्थायित्व प्रदान किया और लंबे समय तक शासन किया।
तो सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि मौर्यों के पास एक विशाल एवं सुसंगठित सेना थी जो 5 भागों में विभक्त थी। पदाति पैदल सेना, अश्वारोही यानी घुड़सेना, रथ सेना, गजरोही मीन्स मतलब जो हाथी का जो सेना होता था, हाथी को रखा जाता था, और नौसेना। हाथियों का दरअसल प्रयोग इसलिए किया जाता था कि घोड़े जो है वो दलदलीय क्षेत्र में नहीं जा सकते थे, इसलिए गजरोही का इस्तेमाल किया जाता था। और नौसेना जो होता था वो जल सेना से जुड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त गुप्तचर विभाग भी था जो दुश्मनों की सैन्य गतिविधियों पर पैनी नजर रखने का काम करती थी। नेक्स्ट है राजस्व व्यवस्था। भूमि कर आय का सबसे प्रमुख साधन जो होता था वो कृषि था। तो भूमि कर ही एक माध्यम था जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर जो है वो शासकों को इनकम का जरिया देता था। तो कुल उपज का लगभग 1.4 भाग से लेकर 1.6 भाग तक वसूल किया जाता था। इसके अतिरिक्त खानों, जंगलों, व्यापार वाणिज्य से भी राज्य की आमदनी होती थी। इस तरह से फिर इसका निष्कर्ष दे देना है कि उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि मौर्य शासकों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही प्रशासन का समुचित प्रबंध भी किया था। तो इस तरह से लिख देने पर आपको एक अच्छा नंबर मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इसे सुनकर और देखकर काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।